नमस्ते छात्रों। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम शब्द के भेद में क्रिया और उसके भेद इनके विषय में जानकारी देख रहे हैं। जो जानकारी कक्षा 5वीं से लेकर के 10वीं तक उपयुक्त है और वैसे देखा जाए तो क्रिया का परिचय हमें 5वीं से ही आरंभ होता है, क्योंकि पाठ के हर वाक्य के पूर्ण होने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। क्रिया के बिना वाक्य ही अधूरा रहता है। दूसरी बात यह है कि हिंदी का व्याकरण ही शब्द के भेद इस शब्द से शुरू होता है। 2 भेद शब्द के दिए जाते हैं। उन 2 भेदों में एक भेद होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों में जो है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और काल, यानी क्रिया के काल वही उसी में आते हैं। और दूसरे अविकारी शब्दों में जो अव्यय आते हैं वे अव्यय होते हैं। यानी शब्द के भेद में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन और क्रिया, इस तरह 5 है। तो इस पांचवा जो भाग है क्रिया और उसके भेद, इसे हम देखने जा रहे हैं, जो विकारी शब्दों में आते हैं। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तनशील। तो अभी हम व्याकरण के अंतर्गत क्रिया को देखने जा रहे हैं। क्रिया क्या है? क्रिया तो देखिए, मैं वाक्य पढ़ती हूँ। मैंने एक पौधा लगाया, चिड़िया घोंसला बनाती हैं, हम प्रदर्शनी देखेंगे, मित्र ने उपहार दिया। ये जो वाक्य है ना 4, इन चारों भी वाक्यों में जो अधोरेखांकित किए गए हैं शब्द वे क्रियाएं हैं। लगाया, बनाती है, देखेंगे, दिया। परंतु इन क्रियाओं को जब हम ना लगाते हैं तो यह वास्तव क्रिया हमारे समझ में आती है। जैसे कि यहाँ पर लगाया, लगाना, बनाती, बनाना, देखेंगे, देखना, दिया, देना, इस तरह क्रिया इन हर वाक्यों में अंत में आती है, जिससे वाक्य पूर्ण होता है। ठीक है। अब क्रिया के मूल धातु के अंत में ना होता है। अंत में ना वाली क्रियाओं को क्रिया का मूल रूप या मूल धातु कहा जाता है, जैसे पढ़ना, सुनना, खाना, पीना आदि। अभी काल, लिंग, वचन के अनुसार मूल धातु के रूप बदलते रहते हैं। पढ़ना मूल धातु है पढ़ना। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं, लड़के ने पढ़ा, लड़के पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ काल, लिंग, वचन, जैसे कि लड़का पुल्लिंग है तो पढ़ता है, लड़की स्त्रीलिंग है तो पढ़ती हैं। वचन में चेंजेस हुए हैं, बदलाव आए हैं, तो यहाँ पर पढ़ते हैं। अभी आगे जो है लड़के ने पढ़ा और लड़के पढ़ेंगे, यानी आगे काल भी इसके बदल चुके हैं। तो इस तरह यहाँ पर बदली हुई क्रिया के रूप अभी हमने देखे हैं। अभी और एक क्रिया की परिभाषा देखेंगे हम। जिस शब्द के प्रयोग से कोई काम होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखो, यह जो भी परिभाषाएं आएंगी, जो भी उदाहरण आ जाएंगे, इन सभी को तुम्हें अपनी कॉपी में लिखकर रखना है। ठीक है। अब आगे क्रिया के भेद क्या है और कौन से हैं, इन्हें हम देखेंगे। क्रिया का जो सबसे पहला भेद है वह है सकर्मक और अकर्मक क्रिया। यह कक्षा 8वीं से इसका खासकर परिचय हमारे लिए होता है, लेकिन कक्षा 10वीं में भी हम आ गए, 9वीं में भी आ गए, तो भी इसके विषय में हमें थोड़ा कन्फ्यूज होता है। लेकिन फिर भी हम जब इसका अध्ययन आरंभ करेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? शिकारी ने शेर को मारा, लड़का गेंद फेंकता है, मैंने फल काटा। अभी यह सकर्मक क्रिया कैसी है देखिए, समझ कर लीजिए।
पहले यहाँ पर हम क्रिया के इस इन वाक्यों के हर शब्द का स्थान क्या है यह अधोरेखांकित शब्द के अंतर्गत देखेंगे, यानी कि जिसे कहते हैं ना शब्द के भेद लिखिए, अधोरेखांकित शब्द के भेद लिखिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो इसमें शिकारी क्या है, कर्ता है, और मारा क्या है, क्रिया है, और फिर शेर क्या है, तो जिस पर क्रिया का असर होता है वह शेर है। अभी कर्ता शिकारी है, मारा किसे मारा, शेर को मारा। उसके बाद लड़का गेंद फेंकता है, लड़का गेंद फेंकता है, फेंकने की क्रिया किस पर हुई है, गेंद पर हुई है। मैंने फल काटा, काटने की क्रिया किस पर हुई है, फल पर हुई है। यानी जहाँ पर कर्ता के साथ जब क्रिया के अंत में प्रश्न पूछा जाता है और उसका उत्तर किसी चीज़ या वस्तु पर मिलता है, किसने मारा वह नहीं है, तो किसे मारा, किस पर हुई है क्रिया, शेर पर। क्या फेंका है, गेंद, क्या काटा है, फल। इस तरह क्रिया का असर जब किसी वस्तु पर गिरता है, चीज़ पर गिरता है, तो वह सकर्मक क्रियाएँ होती है। और वैसे शॉर्टकट में कभी कभी, हर बात में नहीं है, हर वाक्य में नहीं होता है, लेकिन आसान ट्रिक कहा जाता है कि जब किसी वाक्य में दो संज्ञाएँ आती है तो वह सकर्मक क्रियाएँ होती है। परंतु कभी कभी एक आध वाक्य ऐसा भी एक मैंने आगे दिया है, परंतु हमें क्रिया को प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिलना चाहिए तो ही वह सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, अब आगे सकर्मक क्रिया और देखिए, वही वाक्य है। उसके बाद सकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी क्रियाओं का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु, मैंने अभी तुम्हें बताया कि वस्तु तथा चीज़, जैसे कि कर्ता से निकलकर, अभी यहाँ पर शिकारी कर्ता है, शिकारी से निकलकर किसे मारा, शेर को मारा, क्या फेंका, गेंद, क्या काटा, फल। इस तरह कर्ता अलग रहा, मैंने, लड़का, शिकारी, यह कर्ता इसमें नहीं आता है। यानी जब क्रिया का असर शेर पर पड़ता है, मारने का, क्रिया का असर फेंकने का गेंद पर पड़ता है, और काटने का असर फल पर होता है, फल पर होता है, तो यहाँ पर शिकारी, लड़का और मैंने यह शब्द बीच में आते ही नहीं है। तो इसीलिए इस परिभाषा में कहा है कि जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अभी सकर्मक क्रिया आगे। सकर्मक क्रिया कितनी है यहाँ पर, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिए कैसी है। पहले हम केवल इनके उदाहरण पढ़ेंगे। नौकर हंसता है, विनोद गाँव पहुँचा, बच्चा सोता है। देखो अभी एक थोड़ा सा समय मैं यहाँ पर तुम्हारा ले लूँगी। यानी यहाँ पर मैंने तुम्हें इसके पहले बताया था कि कुछ ही मिनट पहले कि जब वाक्य में दो संज्ञाएं आती है तो क्रिया सकर्मक होती है। तो अभी देखो 2 नंबर वाला वाक्य, विनोद गाँव पहुँचा, तो यहाँ पर दो संज्ञाएं आई है परंतु यह अकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि पहुँचने की क्रिया गाँव पर हुई है, पहुँचने की क्रिया गाँव पर हुई है, इसीलिए यहाँ पर यह अकर्मक वाक्य है। नौकर हंसता है, विनोद गाँव पहुँचा, बच्चा सोता है। यानी हंसता कौन है? नौकर। यानी पहुँचा कहाँ है? गाँव। सोता है बच्चा। इस तरह अकर्मक क्रिया होती है। अभी अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? यानी अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि हंसने की क्रिया नौकर पर है, पहुँचने की क्रिया गाँव पर है, सोने की क्रिया बच्चे पर है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर क्रिया का असर किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि कर्ता नौकर, विनोद और बच्चा। पहुँचना गाँव पहुँचा है विनोद, गाँव पहुँचा है विनोद। हंसता कौन है? नौकर। और रोज सोता कौन है? बच्चा। इस तरह। ठीक है, अब आगे अकर्मक क्रिया की परिभाषा। जिन क्रियाओं का फल कर्ता से होकर किसी दूसरी वस्तु पर नहीं पड़ता वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यानी कर्ता से
होकर किसी दूसरी वस्तु, कर्ता नौकर है ना, तो हंसता कौन है? नौकर। गाँव कौन पहुँचा है? विनोद। सोता कौन है? बच्चा। यानी क्रिया का असर कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए वह अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और ये परिभाषा जो है, यह परिभाषा यहाँ पर दी गई है। हर वाक्य, हर परिभाषाएं, एग्जाम्पल्स अधोरेखित किए हुए, इन्हें तुम्हें अपने कॉपी में उतार कर रखना है। इसके पहले भी इस तरह के वीडियो अलग थोड़े से भिन्न इससे यह मैंने तुम्हें सेंड किए हुए हैं, उसे भी मेल जोल कर चाहे तो तुम रख सकते हो, यानी एक दूसरे से इसका कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद है संयुक्त क्रियाएं। अभी क्रियाओं का दूसरा पार्ट, एक पार्ट हमने देखा कौन सा? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब हम आगे देख रहे हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए, पहले हम वाक्य देखेंगे। लड़की गिर पड़ी, माँ ने बेटे को समझाना चाहा, गाड़ी चली गई। ठीक है, ये तीनों वाक्य हैं। तीनों वाक्यों के दो दो शब्द, अंतिम दो शब्दों के नीचे अधोरेखांकित किया गया है। तो यह अधोरेखांकित जो किया गया है, यह अधोरेखांकित की गई क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं। जब दो क्रियाएं एक साथ में आ जाती हैं तो वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। जैसे कि लड़की का गिरना, अभी माँ ने बेटे को समझाना, और गाड़ी जाना, चली गई। तो अभी गाड़ी का चले जाना, माँ का समझाना, लड़के का गिरना। तो गिरना इस क्रिया के साथ पढ़ना यानी पढ़ी यह क्रिया भी आई है। चाहा, चाहना क्रिया आई है। गई, जाना क्रिया आई है। यानी एक साथ दो क्रियाएं जब लगकर एक वाक्य पूर्ण किया जाता है तो वह संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। देखिए संयुक्त क्रिया के परिभाषा कैसी है? जो क्रिया दो या अधिक क्रियाओं के मेल से बनती हैं, जिसमें मुख्य क्रिया के साथ किसी सहायक क्रिया के रूपों का प्रयोग किया जाता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। दो या अधिक क्रियाएं भी आती है ना, और एक मुख्य क्रिया होती है, उसके साथ दूसरी सहायक क्रिया होती है। तो वह सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया जब एक साथ आती है ना, तो वह संयुक्त क्रिया। जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर कैसे हैं? लड़के का गिरना, यह मुख्य क्रिया है। समझाना मुख्य क्रिया है। चलना यह मुख्य क्रिया है। परंतु क्रिया को पूर्ण करने के लिए और वाक्य को पूर्ण करने के लिए उस क्रिया के साथ होने वाली क्रिया है पढ़ी, पढ़ना, चाहा, चाहना, गई, जाना। इस तरह सहायक क्रिया ये है। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ जब सहायक क्रियाएं आती है, कभी कभी यह क्रियाएं संयुक्त क्रिया, दो ही नहीं, दो से अधिक, तीन क्रियाएं भी अंत में वाक्य की आती है, तो ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। ठीक है, यह परिभाषा जो है यह मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ी है और इसे तुम्हें कॉपी में भी उतार कर रखना है। अब आगे वही सहायक क्रिया कैसी है? लड़की गिर पड़ी, माँ ने बेटे को समझाना चाहा, गाड़ी चली गई, मैं आम खाता था। अभी देखिए यहाँ पर एक वाक्य एक्स्ट्रा, यहाँ पहले वाक्यों में से मैं आम खाता था। अभी मैंने की हुई क्रिया कौन सी है? खाने की। परंतु खाने की क्रिया को पूर्ण करने के लिए आया है था का सहायक क्रिया के रूप में होता है होना। गई का होता है जाना, और समझाना का होता है समझाना, चाहा का होता है चाहना, पढ़ी का होता है पढ़ना। यह सहायक क्रिया है। यानी शब्द वाक्य के अंतिम क्रिया को ना जोड़ने से सहायक क्रिया बनती है। देखिए वाक्य के अंतिम शब्द की जो क्रिया आती है, वाक्य के अंतिम शब्द और वह क्रिया होती है, जैसे कि पढ़ी, पढ़ना, चाहा, चाहना, गई, जाना, था, होना आदि। ठीक है, अब आगे ये वही सहायक क्रिया है स्पष्ट रूप में यहाँ पर, और मैंने इसकी एसेस निकाल कर तुम्हारे सामने रखी है। उसके बाद आगे जो हैं वह क्या है? देखिए मुख्य क्रिया के साथ लगने पर सहायक क्रिया अपना मूल अर्थ खोकर मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेषता लाने का कार्य करती हैं। यानी एक विशेषता इसमें आती है, जैसे कि क्रिया के साथ लगती है, सहायक क्रिया होती है और अपना उसका मुख्य अर्थ जो है वह खोती है, और विशेषता एक अलग विशेषता इसकी यह प्राप्त करती है। आगे सहायक क्रिया की और एक परिभाषा यहाँ पर है। जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आकर उसके अर्थ में एक प्रकार की विशेषता ला देती हैं, उसे सहायक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया तुम्हें, मैंने आम खाया है।
अभी या मैंने आम खाया था, अभी खाने की क्रिया मुख्य है, लेकिन एक खाया, मैंने आम खाया यह भी वाक्य पूर्ण है, लेकिन मैंने आम खाया था जिससे काल बदलता है और था का एक अलग स्थान होता है। था का अर्थ होता है होना। तो एक विशेष स्थान और एक प्रकार की विशेषता यहाँ पर दिखाई देती है इस वाक्य में। जैसे मैंने आम खाया और दूसरा मैंने आम खाया था, इस तरह अलग तरह का वाक्य हमें हमारे सामने यहाँ पर दिखाई देता है। आगे, बालक दूध पीता है, माँ ने बालक को दूध पिलाया, माँ ने आया से बालक को दूध पिलवाया। अभी यह कौन सी क्रियाएं हम देख रहे हैं? तो प्रेरणार्थ क्रियाओं को हम देख रहे हैं। जैसे कि प्रेरणार्थ क्रियाओं में यहाँ पर खासकर प्रेरणार्थ क्रिया कैसी बनती है, देखिए। प्रेरणार्थ क्रिया दो तरह की होती है, एक प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जैसे कि प्रेरणार्थ क्रिया यह कर्ता नहीं करता है, बल्कि प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया कर्ता किसी दूसरे को कराता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता किसी दूसरे का काम तीसरे से करवा कर लेता है, तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बालक दूध पीता है यह मूल क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया की मूल क्रिया, और इस मूल क्रिया का परिवर्तन होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में पिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में पिलवाना, ठीक है। परंतु यहाँ पर माँ ने बालक को दूध पिलाया, यहाँ पर आया बालक बीच में, यानी दो लोग आए हैं, माँ ने बालक को दूध पिलाया। अभी माँ ने आया से बालक को दूध पिलाया, तीन पात्र आए हैं, माँ ने आया के द्वारा यह कार्य किया है पिलवाने का, तो इसीलिए यह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में आता है पीना, पिलाना, पिलवाना। जैसे लिखना, लिखाना, लिखवाना, उसी तरह रिझना, रिझाना, रिझवाना, बोलना, बुलाना, बुलवाना। भिन्न भिन्न नियम इसके भीतर और भी हैं। अधिक जानकारी के लिए हम इसे आगे देखने वाले हैं। अब है प्रेरणार्थ क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया क्या है? तो प्रेरणार्थ क्रिया भी हमने देखी है, इसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थ क्रिया कैसे लिखी जाती है, देखिए। तो यह एक तरह का यहाँ का जो पैसेज है ना, ये जो है पूरा पैसेज, ये मूल क्रिया का, जैसे खाना, पीना, काटना, सोना। उसके बाद प्रथम प्रेरणार्थक में खाना, खिलाना, खिलवाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, काटना, कटाना, कटवाना, सोना, सुलाना, सुलवाना, देखना, दिखाना, दिखवाना, ठीक है। तो इस तरह यह क्रियाओं के रूप हमने देखे हैं। कौन कौन से रूप देखे हैं हमने? तो क्रिया के अंतर्गत हमने सकर्मक अकर्मक क्रिया देखी, उसके बाद संयुक्त क्रियाएँ देखी है, संयुक्त क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी देखी है। अब हमने प्रेरणार्थ क्रिया को भी देखा है। तो यहाँ तक हमने जो देखा है, इसे समझकर तुम लोगों ने लिया होगा, अच्छी तरह से तुम्हें यह समझ में आया होगा, इसे आशा करती हूँ। और धन्यवाद देकर यहाँ पर मैं समाप्त करती हूँ।